वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम केमिकल बॉन्डिंग से नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, आयनिक बॉन्डिंग। तो किसी भी कंपाउंड की फॉर्मेशन के लिए दो तरह के बॉन्ड की ज़रूरत होती है। कौन से दो बॉन्ड बनाने होते हैं वहाँ पर? कोवलेंट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड आपने शुरू के वीडियोस जो है उसमें देखा होगा, कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है। बहुत सारे वीडियोस हम लोग यहाँ पर डाल चुके हैं पहले से ही। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म बाय द ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। एक एटम से दूसरे एटम के पास जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाए, जिससे कि दोनों का ऑक्टेट या डुप्लेट इन केस ऑफ हाइड्रोजन कंप्लीट हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए हमें बेसिकली बहुत सारे एग्जांपल्स हमने इस वीडियो में लिए हैं, जिससे डिस्कस किया है। इवन इन 10th क्लास यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ आयनिक बॉन्ड। तो यहाँ पर आपने वेरियस फैक्टर्स दैट गवर्न द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड आर, फर्स्ट इज आयनाइजेशन एनर्जी. Ionization energy is the amount of energy that is required to remove the most loosely bounded electron. Outermost electron which is most loosely bounded, and the energy required to pull out that electron from the isolated gaseous atom is called as ionization energy. तो कितनी एनर्जी चाहिए उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, वो क्या कहलाएगी? उसकी आयनाइजेशन एनर्जी। जैसे कि आप देखो सोडियम एटम के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 है। अगर एक इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो कितनी एनर्जी उसको रिक्वायर्ड होगी, कितनी एनर्जी वहां पर चाहिए उस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए? तो इन केस ऑफ मेटल्स ऑब्वियसली द आयनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर, लेस, बिकॉज metals have good tendency to lose the outermost electron. इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं वो नेचर में, एंड नॉन मेटल्स हैव द गुड टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल्स की टेंडेंसी बहुत अच्छी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लें। तो जब एक मेटल दूसरे नॉन मेटल के साथ में आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, देन द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड विच इज कॉल्ड एज लैटिस एनर्जी, एंड द amount of energy associated when an electron is added up in an element or atom. ठीक है, एक मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेसिटी रखता है, तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी रखता है। तो वहां पर जो उसका एनर्जी इंथैल्पी चेंज होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और दोनों में आयनाइजेशन एनर्जी कम हो और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो है वो अच्छी रिलीज हो, तो लैटिस एनर्जी जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के कॉम्बिनेशन से बनती है, वो जो है वो ज़्यादा रिलीज होगी। तो इस वीडियो में हम ये तीनों फैक्टर्स जो हैं वो डिटेल में पढ़ेंगे। लैटिस एनर्जी को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं? चार्ज ऑन द आयंस एंड साइज ऑफ द आयंस. साइज ऑफ द आयंस शुड बी स्मॉल एंड चार्ज ऑफ द आयंस शुड बी हायर. चार्ज हाई होना चाहिए और साइज जो है वो स्मॉल होना चाहिए, तो लैटिस एनर्जी जो है वो ज़्यादा रिलीज होगी, और ज़्यादा रिलीज होगी तो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन जो है वो अच्छा होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी उसकी। तो एक तो ये इसमें है। दूसरा की फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको पता है, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए क्रिस्टलाइन होना चाहिए, सॉलिड स्टेट होना चाहिए, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होने चाहिए उसके, ठीक है। और सॉलिबिलिटी क्या होती है उसकी? वाटर में सॉल्युबल होते हैं। अभी इस वाटर में सॉल्युबल होने का क्या कारण है? सबसे पहला कारण होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द कैपेसिटी टू वीकन द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयनिक कंपाउंड, आयंस ऑफ द आयनिक कंपाउंड. आयनिक कंपाउंड के आयंस के बीच के जो फोर्स है उसको कम कर दे, जो फैक्टर, वो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. तो वाटर एक ऐसा कंपाउंड है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, आयनिक कंपाउंड्स को बहुत सारा वो डिसॉल्व कर लेता है. सेकेंड होती है हाइड्रेशन एनर्जी. हाइड्रेशन एनर्जी का मतलब है जब आयंस वाटर के साथ कंबाइन करेंगे तो अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिलीज इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी. तो हाइड्रेशन एनर्जी भी बहुत अगर ज़्यादा होगी तो आयनिक कंपाउंड में डिसॉल्व हो जाएगा.